एक्सरसाइज 3.2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम देखेंगे। इसका इक्वेशन फॉर्मेशन करना है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक क्लास 10 में जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी क्विज में जिसमें दो है ये कह रहा है। फिर उसके बाद से सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा है, यानी कितने ज़्यादा है, फोर लिखा हुआ मोर देन 4, तो 4 ज़्यादा है। ये आपके क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन ये दोनों स्टेटमेंट आपके दिए गए, इन दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, एक इक्वेशंस आपको बनाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो मैंने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है। फिर अब हमको क्या करना है, चूँकि हमको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या कर लिया, हमने एक्स लेट कर लिया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने एक्स लेट कर लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या कर लिया, वाई लेट कर लिया। आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस इक्वेशन आपको फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जरा देखिए कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये कह रहा है, तो स्टेट फर्स्ट से अगर आप देखें तो एक छोटा सा सिनेरियो अगर बनाएंगे तो देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, और मैंने एक्स और वाई सपोज किया है, तो मीन्स दैट कि एक्स बॉयज़ हैं और वाई क्या है, आपकी गर्ल्स है। तो बॉयज़ और गर्ल्स ये है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि सम ऑफ टूज बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 10। तो स्टेटमेंट फर्स्ट से ये आपको पता चल गया। जो स्टेटमेंट सेकंड है, तो सेकंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो कह रहा है कि गर्ल्स की जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ यानी कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू कम है, ये ऑलरेडी बॉयज़ के नंबर्स कम है, तो बॉयज़ में ऐड करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जिसका कम है उसमें हम ऐड करेंगे तभी हमको इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑलरेडी 4 ग्रेटर है, ज़्यादा है, मोर देन है, तो इस वजह से तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये डेवलप करना है कि हमको किस में ऐड करना है। तो यहाँ से आपको एक इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि माइनस इज इक्वल टू -4। एक आपको इक्वेशन यहाँ मिल गया और एक आपको इक्वेशन यहाँ मिल गया। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है जिससे कि आप इजीली इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस अब इसी बात को स्टेटमेंट में लिख देना है। तो अब ऐसे इसको इरेज कर देते हैं। फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट एज पर एज क्वेश्चन, एज पर एज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या कह लेंगे, स्टेटमेंट सेकंड में भी ऐसे ही लिख लेंगे एज पर एज क्वेश्चन। इससे कि क्या आपको मिल रहा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, वाई को इधर ट्रांसपोज करेंगे, एक्स को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो वाई को लेफ्ट हैंड ट्रांसपोज किया, माइनस साइन आ गया, इसका भी माइनस साइन आएगा। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज करने में साइन चेंज होते हैं, माइनस का साइन प्लस में चेंज होता है, प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज होता है। ये ट्रांसपोज का रूल है। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये एक आपको मिल गया, सेकंड इक्वेशन ये आपको मिल गया। अच्छा, अब सॉल्व आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। इससे भी आपको ग्राफ जनरेट करना है, इससे भी आपको ग्राफ जनरेट करना है। अगर ग्राफ आपको जनरेट करना है तो सिंपल बात है कि आप इसमें इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। जो 3.1 का मैंने आपको मेथड बताया था कि 3.1 से हम कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वही आप ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। और जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको चेंज करके और उसमें वैल्यू करके एक बॉक्स पूरा बनाएंगे। फिर उसमें 2-3 पॉइंट्स ले लेंगे पहले के लिए, सेकंड वाले के लिए भी सेम वही बात है। इस y को उधर भेज के आप कर लीजिए, x की वैल्यू आप रख के यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट करेंगे और x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि आपको मिल जाएगा। तो 2 आपको ऐसे मिलेंगे। और फिर उसके बाद से ये जो लाइनें आपको मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, वो इस तरीके से आपको मिलेंगी, ठीक है। ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करके आपको मिलेगा।
कि ये जो हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा इंटरसेक्शन। आपको ग्राफ को मैं पूरा एकदम क्लियर आपको मैं बता दूं कि इसका जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो ये आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, 7 पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा। अब या तो ग्राफ ऐसे जाए या फिर किसी भी तरीके से जा सकता है, लेकिन आपका कुछ इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है, इसमें आपको ग्राफिकल में जो ये लीनियर इक्वेशन, ये जो लाइन होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्शन करेगी। ठीक है, ये बात समझिए। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 7 एंड 3 पॉइंट पे, 3 एंड 7 पे आपको इंटरसेक्ट करेगी, जिसमें क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। तो जब यहाँ पे आप दिखाएंगे कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, तो लास्ट में आप जाके क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज यानी x आपने सपोज किया था तो उसकी वैल्यू आई है 3, और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स आप क्या लिखेंगे, y की वैल्यू आपको क्या है, 7। तो ये आपका जो हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 फेज आपको देखने हैं। पहले ये आप लेट करेंगे, फिर उसके बाद से ये आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। बात आपको क्लियर हो रही है? इससे आपको पता चलेगा कि इक्वेशन फर्स्ट का क्या रिजल्ट है। ठीक है, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एलोबरेट ना, ये जो है एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 का क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में आपको कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन को एक साथ खरीदा जाता है, यानी एक साथ उसकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। और दूसरे केस में आप देखते हैं, यानी कि और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो 7 पेंसिल और 5 पेन का जो दाम अगर एक साथ लिया जाता है तो 46 रुपीज़ आता है। तो आपको निकालना है पेंसिल का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट। तो लिखा है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है, तो आप यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हो गया y। ज़्यादा स्पेलिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो मेरा जो स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बीमारी है मुझे, तो वो उसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, क्योंकि वो बहुत महान वैज्ञानिक थे, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तो उसको मैं नहीं कहूँगा। तो अब देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मैंने 1 पेंसिल की कॉस्ट मान ली, ठीक है, और 1 पेन की कॉस्ट मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में जब हम देखेंगे तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल कह रहा है, तो पेंसिल यानी 5 और कॉस्ट आपने ये माना है रुपीज़, ये आप इसको ऐसे रुपीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट है तो रुपीज़ में, तो ये हो जाएगा 5x और फिर प्लस 5x प्लस 7 पेन है, तो यहाँ पे 7y कर लेंगे और इसकी आ रही है कितनी, 40 रुपीज़। देखिए ये आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी और रुपीज़ मिल के रुपीज़ हो गया, क्वांटिटी एंड रुपीज़ मिल के रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, 40 ही लाया। क्यों? क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी क्वांटिटी एक जैसी ही होनी चाहिए। तो 5x ये भी पैसा है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, तो सबको रुपीज़ में ही लाना है। अब देखिए तो ये आपको मिल गया, और एक स्टेटमेंट आपको कैसे मिला, सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर, तो 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर 46, यानी कि 46 रुपीज़ आपको बनाते हैं। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको मिला इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट से मिला आपको इक्वेशन सेकंड। अब चूंकि क्या है, ये ग्राफिकली कहा गया है क्वेश्चन में कि हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे।
ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 3.1 वाले चैप्टर में हमने ग्राफिकल मेथड का पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो मैं एक को, अगर आपको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा हो तो मैं एक का आपको बताता हूँ कि कैसे उसका ग्राफ आप निकालेंगे, फिर बाद में सेकंड वाले का भी आप ग्राफ निकाल के और उसको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि चलो लाइन एक अपने ड्रॉ कर लेते हैं और फटाफट, ऐसे नहीं, उससे आपकी प्रैक्टिस ख़राब हो जाएगी। आपको अच्छे से, एक तो उसका अच्छा क्लियर डेटा आपको नहीं मिलेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ग्राफिकल क्या है, एक ग्राफ जब दूसरे ग्राफ को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब इंटरसेक्टिंग होती है तो क्या आपको मिलता है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपको क्या मिलता है, उसको सॉल्यूशन मिलता है। तो वो जो सॉल्यूशन, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिखनी चाहिए। अगर ये आपको इक्वेशन ऐसे दिख रहा है दोनों ही, तो ये इक्वेशन दिख रहा है तो ये इक्वेशन में आप क्या कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन में जब आपको दिख रहा है तो इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको a1/a2 एंड b1/b2 क्या है, इक्वल है, नहीं है। तो आपको पता चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन देंगे तो ये कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे, यानी x का भी एक सॉल्यूशन आएगा और y का भी एक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम फर्स्ट वाले के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ लिखने के लिए लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और ये 5x + 7y = 40, ऐसे कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 5x को यहीं रख लेते हैं और 40 - 7y को आप ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और x की वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, ऐसे 5 कर लेंगे। हाँ बताइए। सर वो 40 कैसे आएगा, 50 रहेगा ना? ये 50, अच्छा 50 दिया है क्या? 40 रहेगा, 50 रहेगा। हाँ 50 रहेगा, ये क्वेश्चन में 50 दिया है तो 50 रहेगा, 50 कर लीजिए। मतलब अब जो क्वेश्चन में है, अगर क्वेश्चन में 50 है तो 50 कर लीजिए इसको, है ना। मुझे लगा कि 40 है तो मैंने 40 लिखा, 40 हो या 50 हो, जो भी आंसर आपको कहने का मतलब ये प्रोसेस जो भी है, आप मतलब प्रोसेस आपका ट्रू है। अब जो भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के लिए हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं 40 ले लूँ तो एक एग्जाम्पल टाइप का हो जाएगा, और अगर ये 50 लूँगा तो ये वाला इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। और 50 ज़्यादा बेस्ट है इस वजह से, क्योंकि 50 वैल्यू रहेगी तो ये फिर आसानी से आपको एक ग्राफ बहुत ईजिली मिल जाएगा, ग्राफ के पॉइंट्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक, देखिए ये ऐसे, आप चाहें तो इसको ऐसा नहीं है कि मैंने y को ट्रांसपोज किया है तो आप y को ट्रांसपोज, आप चाहें तो x को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। जब x को ट्रांसपोज करेंगे तभी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये ना, x के ट्रांसपोज करेंगे तो y यहाँ आ जाएगा और यहाँ x होगा, तो उस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ एक टेबल बनाते हैं, x और y ऐसे करते हैं, और फिर क्या करेंगे, बाद में चल के यहाँ पे ऐसे x और y पॉइंट आपको दे देंगे। ये देखिए ये पॉइंट A B C को बनाता है। आप बहुत ही अच्छे से ग्राफ वाले पेपर पे इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि हमने 3.1 में इसको कई बार पढ़ा है, इस वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम रफली देख लेते हैं कि कैसे इसमें होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो ये आप पॉइंट वगैरह ये सब आप उसमें बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 5, ये 50 - 7, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो डिपेंडेंट है, यानी x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। जब तक आप y की वैल्यू नहीं रखेंगे, x की वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगी। तो y की वैल्यू पुट करिए, और देखिए ऐसा पुट करिए, y की वैल्यू को ऐसे पुट करिए कि इसमें से माइनस करने पे 5 से डिवाइड भी होगा, तब आपको ज़्यादा उसमें होगा। तो इसमें थोड़ा दिमाग ये लगता है कि आप इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू पहले पुट करेंगे 0, तो जैसे 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, और 50/5 क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए y की वैल्यू हमने पुट किया 5, तो जैसे y की वैल्यू 5 पुट किया तो 7 × 5 = 35, और 50 में से 5 माइनस होगा तो बच जाएगा आपका 15, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। अब मान लीजिए आप चाहें तो इसमें -5 भी आप रख सकते हैं,
-5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 और ये ऐड हो जाएगा तो 85, और 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 70। इस तरह से तो ये जो आपको एक दिखेगा कि आपने y की भी वैल्यू कुछ पुट की और कुछ वैल्यू आपको क्या मिली, y की भी वैल्यू पुट की और y की वैल्यू आपने ऐसा पुट किया कि सभी वैल्यू क्या हो गई यूनिट्स में आपको मिल गया, मतलब पॉइंट में नहीं मिले, आपको होल नंबर में मिल गए, पूर्णांक में मिल गए। तो इससे आपको x और y का जो ग्राफ बनाना होगा वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो आप x और y का ग्राफ बनाने के लिए ऐसे पॉइंट बना लेंगे, x और y 3 और 5 और 7 - 5 ऐसे करके। फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, और जैसे ही ग्राफ आप एक बनाएंगे तो मैं एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो एक इस तरीके से, सपोज दैट कि इस तरीके से एक लाइन आपको मिल रही है, ठीक है। अब ये वाली लाइन, अब सेकंड वाली लाइन भी अगर आएगी तो हो सकता है कोई ऐसी लाइन आए जिसकी वैल्यू मिले। अब मैं एट रैंडम ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऐसा नहीं याद किया है, रटा है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट, तो यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगी तो ये नीचे जो x वाले एक्सिस पे आएगी वो, और ये y एक्सिस पे आएगी वो। तो ये x एक्सिस पे x की वैल्यू दिखाती है और y एक्सिस पे y की वैल्यू दिखाती है। आपको बात समझ में आ रही है? x एक्सिस पे x की वैल्यू और y एक्सिस पे y की वैल्यू दिखाती है, और ये जो पॉइंट होता है वो xy पॉइंट दिखाता है। तो इससे ही ग्राफिकल मेथड से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, और ये फर्स्ट में दे रखा है इक्वेशन आपके दे रखे हैं, 2 इक्वेशंस है, 2 इक्वेशन 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। अब क्या करना है, हम कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं? अब इसमें से देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है इन तीनों में से किसी एक से ही हो सकता है, किसी एक का होगा। या तो ये इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या फिर पैरेलल लाइन होगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। लेकिन हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए ही हमको इसका आंसर निकालना है। अब देखिए, तो क्वेश्चन में क्या है, हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो पहले इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ से 8 = 0, और ये देखिए, ये इससे कंपैरिजन किसको कराएंगे, इस वाले से, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था फर्स्ट, जिसको हमने सपोज किया था कि ये हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो ये होगा। तो इससे हम इसका कंपैरिजन कराएंगे। तो देखिए, ये जो है इसकी वैल्यू देता है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखिए, b1 की वैल्यू ये पूरा माइनस के साथ लेके, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और c1 की वैल्यू ये पूरा साइन, हाँ, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इससे a1, b1 और c1 की वैल्यू आपको पता चली। सेकेंड इक्वेशन से इसी तरह से लेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 2, और जो ये होगा 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ से हम देखेंगे तो a2 की वैल्यू यानी a2x + b2y + c2 = 0 से जब कंपैरिजन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, a2 = मिल जाएगा 7, b2 = मिल जाएगा 6, और c2 = मिल जाएगा 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे चेकिंग का प्रोसेस लगाते हैं। चेक करेंगे और चेक करके क्या देखते हैं, a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि इसमें हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालते हैं। जब हम रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़रा देखिए, a1/a2 आप निकालेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू आपकी क्या है 7, ये आपको मिल गया। अब देखिए, b1/b2 आप निकालेंगे, जब b1/b2 निकालेंगे तो -4, और b2 की वैल्यू क्या है 6। अगर इसको आप, ये सिंपल फॉर्म में आ रहा है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, -2/3। और देखिए, c1/c2 की भी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे क्या, 8/-9 आ रहा है, तो ये तो होगा। अब आपने जब चेकिंग किया तो चेकिंग से आपको क्या पता चल रहा है, a1/a2
is not equals to b1 upon b2 and also is not equals to c1 upon c2। बट क्या है कि ये फर्स्ट केस ही जब हमको मिलता है तो हमको पता चलता है कि ये क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को बताता है, यानी इंटरसेक्ट लाइन को बताता है, शो करता है कि वो क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। केस फर्स्ट आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को शो कर रहा है। बात आपको समझ में आ गई? तो जब आपको देखिए, जब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको लाइनें इंटरसेक्ट होंगी तो वो कंसिस्ट सॉल्यूशन होंगी। तो इंटरसेक्ट किस में हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो आपको पता चल रहा है कि इंटरसेक्ट हो रहा है। कंसिस्ट, ये कोइंसिडेंट लाइन में भी तो इंटरसेक्ट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सपोज कर लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये दोनों लाइनें ही एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी। तो जब ये दोनों लाइनें ओवरलैप होंगी तो हर पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन, यानी ये लाइन जो है इस लाइन को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंसिस्ट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन में भी मिलेंगे आपको। तो जो यानी कि तो कोइंसिडेंट का कंसिस्ट सॉल्यूशन के दो केसेस बने। एक केसेस कौन सा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और दूसरा केसेस क्या बना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आ रही है आपको बात? ये एकदम क्लियर, आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अब बिना इसके अगर आपको ये केस नहीं याद है या फिर नहीं ध्यान है तो आप समझिए इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगे, बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। सच्चाई हमेशा थोड़ी कड़वी होती है, ख़राब लगती है लोगों को, लेकिन ये क्योंकि इसमें कुछ और पूछा भी नहीं गया, सीधे आपसे पूछा गया है क्या, या तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इस तरह के बारे में पूछा गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको कंसिस्ट सॉल्यूशन और आपको इनकंसिस्ट सॉल्यूशन पूछा गया। तो पैरेलल वाली लाइन तो आपको देगी ही नहीं। पैरेलल वाली जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल वाली लाइन आपको कहीं इंटरसेक्ट करती है, नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो इंटरसेक्ट करी या फिर ऐसे करे या फिर ऐसे करे, तो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वही वो कंसिस्ट सॉल्यूशन है। तो आपको केस जब पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन 4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कैसे आपको सॉल्यूशन इसके कैसे मिल रहा है। तो हम फिर वही बात करते हैं, चेक करते हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू, चूँकि इसका कोफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 है, इसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये भी 1 है। और देखिए ये c1 की वैल्यू निकालने के लिए आप अपने माइंड में ही दिमाग में ही इसको कर सकते हैं, या फिर आपने के जो क्वेश्चंस थे उसको आप लिख के इस तरह से ऐसे इधर आप ट्रांसपोज करेंगे तो -5 को 10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 0 करके, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आप a1 b1 और c1 की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ये फ्रॉम 1 से आया है, a1 b1 और इसकी। फ्रॉम 2 से आप क्या करेंगे, फ्रॉम 2 से आपको वैल्यू मिलेगी 2 और b2 की वैल्यू मिलेगी 2 एंड c2 की वैल्यू ऑल्सो -10। अब फिर आप क्या करेंगे, चेक, हाँ फिर आप चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 एंड b1 अपॉन b2 अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 एंड c1 अपॉन c2। यहाँ पे देखिए आप ऐसे लगाते जाएंगे, ब्रेक करके आप लिखेंगे, इक्वल नहीं है सबके सामने, -5/2 तो मीन्स दैट ये भी 1/2। आपने चेक किया और आपने देखा कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या है, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये कंसिस्ट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। जब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट चूंकि इसके इतने सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन आएंगे,
कंसिस्ट सॉल्यूशन होगा और नंबर ऑफ कितने होंगे, कंसिस्ट सॉल्यूशन तो मिलेगा लेकिन कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो मेनी सॉल्यूशन जब आपको मिलेगा तो आपको इतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप तब भी इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? फाइंड आउट किसको करेंगे, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी फाइंड आउट किसका करेंगे, आप उसी चीज़ का फाइंड आउट करेंगे जिसका यूनिक सॉल्यूशन, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जो गिवन इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशन इस केस को फॉलो करेगा उसी का आप निकाल पाएंगे सॉल्यूशन। और जब वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और चूंकि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकली आप उसको सॉल्व करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से आपको निकालना है, एल्जेब्रिक मेथड से नहीं निकालना है। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करना है आपको, फिर उसके बाद से एलिमिनेशन यूज़ नहीं करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करना है, इसमें से कोई भी यूज़ नहीं करना है, ग्राफिकली ही यूज़ करना है। तो पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि ग्राफिकली कैसे बताया है मैंने आपको, आप उससे एक बार देख के उसको पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए उस तरह से, तो देखिए अब इसमें जब हम करेंगे तो फ्रॉम 1 से देखेंगे 2x + y - 6 = 0 है। तो इसका अगर a1 इससे a1x + b1y प्लस c1 से कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -6। रागनी आपके बैकएंड से बड़ा आवाज़ आ रहा है, अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए, है ना, ऑडियो, हाँ ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब ये आपको मिल गया। अब फ्रॉम 2 यानी आपने देखा कि फ्रॉम 1 से आपको क्या मिला, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6। अब 2 से जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4, ये आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a1/a2 आप चेकिंग कर रहे हैं तो आपको मिला 2/4, तो ये मिल गया आपको 1/2। और b1/b2 आपने चेक किया तो क्या आपको दिखा, -1/-2, तो ये वैल्यू मिली आपको -1/2। तो क्या a1/a2 इक्वल है, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये केस होगा, तो ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आपको देता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू आपको फटाफट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये चैप्टर सॉल्व होगा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बिना इसको सॉल्व किए हुए ये x और y की वैल्यू को आप कैसे फटाफट समझ जाएंगे। वो ट्रिकी मेथड है, लेकिन चूँकि आपको ट्रिक नहीं जानना है, आप इसमें चूँकि आपको पूरा सॉल्व करना है, तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मेरा जो लास्ट वाला वीडियो होगा, लास्ट चैप्टर वाला जो वीडियो होगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। जब सभी मेथड्स फिनिश हो जाएंगे तो मैं उसको आपको बिना सॉल्व किए हुए इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा कि आपके क्वेश्चन सही है नहीं सही है, आप 30 सेकेंड में आप इसको जान सकते हैं। तो चूँकि जब एग्ज़ाम में ये पता होता है बच्चे को कि इसका सॉल्यूशन ये आता है तो उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता है।